नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज भी कई समाचार पत्र जो उत्तर भारत के हैं अपने को बड़ा अखबार कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, किसी ने भी चंदे के चिट्ठे पर कोई खबर नहीं डाली है। और वैसे भी आज तो सरकार ने चुनाव आयोग को आगे कर दिया है और चुनावों की घोषणा हो गई है। 7 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन इस चंदे पर कोई बात नहीं हो रही। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया और वाजिब था सवाल था कि आपने डीएम को ही अधिकृत कर रखा है कि पर्चा कैंसिल कर दे वो, और उसकी कहीं कोई सुनवाई ना हो। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस तरह के सवाल यहाँ नहीं पूछे जा सकते, और वो चुपचाप सवाल को टाल दिया गया और काम खत्म हो गया। तो हालांकि हम आज फिर एक वीडियो बना रहे हैं चंदे पर कि चंदा कैसे वसूला जाता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है और चुनाव की खबरों को कैसे मैनेज किया जाता है। अब हम देखेंगे, मैंने भाई रवीश कुमार के साथ एक वीडियो तैयार किया है जिसका पार्ट नंबर 3 कहेंगे। आप मेरे 2 वीडियो हम 2 दिन में तैयार कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 पेश करेंगे। तो आप देखिए मेरा ये वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और बड़ी मज़ेदार कहानियाँ आपके सामने आएंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम चंदे की तीसरी किस्त भाई रवीश कुमार के साथ आपको दिखाएंगे और उसमें पूरी कहानी समेट कर लाए हैं कि आज क्या हुआ। आज कुछ पत्रकारों ने एक अखबार की जो समिट हो रही थी उसमें सवाल पूछ लिए, तो गृह मंत्री कुछ बोले और जो हमारी क्या नाम है दूसरी मंत्री है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कुछ बोला और पत्रकारों से क्या पढ़ के आइए पूरी खबर, तब पूरी बात जान के आइए, तब बात करिए। खैर, इस समय ये एक सारा खेल व्हाट्सएप ग्रुप पर बड़ा तेज़ी से चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, किसी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, न किसी ने कोई चंदा बटोरा। तो आज हम आपको एक और तीसरा जो पार्ट दिखाने जा रहे हैं। हमने 2 पार्ट आपको पहले दिखा दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। और अब तीसरा पार्ट आज फिर हम देखेंगे भाई रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भारत के। सुनिए उनकी आवाज। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। थैंक यू क्या रवीश भाई। सही में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा कम मिला है? विपक्षी दलों को कहीं ज्यादा चंदा मिला है? क्या ऐसे पोस्ट आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहे हैं? जो तर्क सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला, तमाम खोजी रिपोर्ट में ध्वस्त हो गया, उन तर्कों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाले में बहाया जा रहा है, जहां मिडिल क्लास के अंकिल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर इस गंदे पानी को साफ कर रहे हैं, गंगा जल में बदल रहे हैं। फिर हाउसिंग सोसाइटी और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग इसे चरणामृत की तरह ग्रहण किए जा रहे हैं। चिंता की बात है कि जो तर्क लॉजिक व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, उसी तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह भी करने लगे हैं। हिंदू सुख में डूबे मिडिल क्लास की इस कॉजिस्ट्री, थेथरोलॉजी, कुतर्कोलॉजी पर आज इस वीडियो में बात करनी पड़ेगी। इसी लॉजिक से ये कभी महंगाई को सपोर्ट करते हैं, कभी बेरोजगारी को। यह वायरस किसी भी तार्किक समाज के लिए बेहद खतरनाक है। यह इतना झूठ समेटकर धार्मिक या आध्यात्मिक हो ही नहीं पाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। इसलिए इस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे, मगर इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग से आरंभिक समाचार यही है कि अमेरिका में घूस देने के किसी मामले में इनके आचार व्यवहार यानी कंडक्ट की जांच होने जा रही है। आरोप है कि गौतम अडानी की कंपनी या कंपनी से जुड़े लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए भारत में अधिकारियों को घूस खिलाया। वॉशिंगटन की जस्टिस डिपार्टमेंट की फ्रॉड यूनिट और न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी इस मामले में जांच करेंगे। अडानी समूह ने ब्लूमबर्ग न्यूज से कहा है कि उन्हें ऐसी किसी जांच के बारे में जानकारी नहीं है। ब्लूमबर्ग की ही ये खबर है। कुछ ना कुछ इनके बारे में छपता ही रहता है, मगर होता कुछ नहीं।
अमेरिका में जांच हो रही है, लेकिन भारत में चंदे के खेल में कॉरपोरेट और सत्ताधारी पार्टी रंगे हाथ धरे गए। इसके बाद भी अनकिल वोटर मैसेज घुमा रहे हैं कि इससे फायदा विपक्ष को ज्यादा हुआ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में विपक्ष के कल्याण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आए थे? तो नाम भी रख देते, प्रधानमंत्री विपक्ष कल्याण चंदा योजना रख देते इसका नाम भी, और हर बॉन्ड के एक झोला भी बनवा देते जिस पर उनकी तस्वीर चिपकी होती। इस तरह के व्हाट्सएप पोस्ट से तमाम सवाल गायब कर दिए जा रहे हैं, जैसे छापे के बाद बॉन्ड खरीदने की बात, बॉन्ड खरीदने के बाद ठेका मिलने की बात। दर्जनों कंपनियां हैं जो घाटे में हैं, फिर भी बॉन्ड खरीद रही हैं। ये किस खुशी में ऐसा कर रही हैं? किसका पैसा लगा है? इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यहां मैसेज घुमाया जा रहा है कि बीजेपी को चंदा कम मिला, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष को मिला। हम एक ऐसे मैसेज की बात करने जा रहे हैं जिसकी दलीलों को देखकर आप भी सर पीट लेंगे कि इस तर्क पर यकीन कौन करेगा, मगर करने वाले लाखों लोग हैं। इस व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार बीजेपी की 18 राज्यों सहित केंद्र में सरकार है तो 11,500 करोड़ का चंदा मिला। अब इसमें 18 से भाग देकर किसी जनाब ने हिसाब भी निकाल लिया कि 638 करोड़ का चंदा मिला प्रति राज्य के हिसाब से। इस पोस्ट में पहला फ्रॉड यही है कि बीजेपी को 11,500 करोड़ नहीं मिला है। अमित शाह ने कहा है 6,000 करोड़ मिला है। फिर भी व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार तृणमूल की एक राज्य में सरकार है, उसे 3,214 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेडी की एक राज्य में सरकार है तो उसे 1,550 करोड़ का चंदा मिला। यानी प्रति राज्य के हिसाब से बीजेपी को 5 क्षेत्रीय दलों से कम चंदा मिला है। पूरी तरह से ये फ्रॉड तर्क है। फिर इतना काफी नहीं था, अब दूसरा हिसाब निकाल लाया गया है कि पिछले 5 साल में बीजेपी के सांसद अधिक बने तो प्रति सांसद चंदे का हिसाब लगाइए तो एक सांसद के हिसाब से बीजेपी 20 करोड़ का चंदा हासिल करती है। कांग्रेस को उससे भी अधिक 27.3 करोड़ का चंदा मिलता है। तृणमूल को इन दोनों से अधिक 73.68 करोड़ का, बीआरएस को इन तीनों से अधिक 200 करोड़ प्रति सांसद चंदा मिला है। मतलब इस तरह की फ्रॉड दलीलें गढ़ी जा रही हैं आपका ध्यान बॉन्ड के पीछे के भ्रष्टाचार से हटाने के लिए। मतलब इस लॉजिक से अपने मेघनाथ जी का भी दिमाग घूम गया है, उनका भी दिमाग चकरा गया है कि इस लॉजिक से तो ज्यादा लूटने वाले डाकुओं का गिरोह सबको समझा देगा कि उसने कम लूटा क्योंकि उसके गिरोह में लुटेरे ज्यादा थे। भाई तेरे गैंग ने चोरी की है, 10 करोड़ रुपए चुराया है। हाँ वो सब ठीक है, बट हैव यू हर्ड अबाउट द चड्डी बनियान गैंग? What has that got to do with? Wait, let me explain. So चड्डी बनियान गैंग ने जब कल डाका डाला था, उन्होंने भी 10 करोड़ रुपए चुराया। Okay, 10 करोड़। Now you tell me how many people are in their gang? Tell me. हाँ उनको भी पकड़ा, 5 लोग थे उनके गैंग में, और मेरे गैंग में 10 लोग, 10 people, but what has that got to do? Correct. Now if you see the per gang member चोरी का माल ratio, their member will get 2 crore each, but my gang members will get 1 crore each. You see what is happening here? किसकी चोरी बड़ी है दिखाई दे रहा है आपको? बट भाई तूने भी तो और तेरे गैंग ने तो चोरी की है ना, सीसीटीवी फुटेज है हमारे। अरे सर चोरी तो सभी करते हैं। यू हैव सच एमेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज। आई मीन एवरीबडी डज इट राइट सर, एंड वैसे भी कुछ भी कर लो आएगा तो किसी भी एंगल से देखिए तो इस तर्क में गड़बड़ ही गड़बड़ है। पहली बात कि बॉन्ड के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी के पास कितने सांसद हैं इस हिसाब से बॉन्ड खरीदा जाएगा। प्रति सांसद या प्रति विधायक इस हिसाब से चंदा नहीं मिलता है, कानून में ही नहीं है। जीते हुए विधायक या सांसद के हिसाब से चंदा नहीं दिया जा सकता। पहले भी ऐसा नहीं होता था। कानून में अगर ऐसा लिखा होता कि जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे उसे ज्यादा बॉन्ड मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही इसे आसानी से रद्द कर देता। 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हिसाब से देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी को करीब करीब बराबर चंदा मिलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। इस हिसाब से 2019 में भाजपा ने 437 उम्मीदवार खड़े किए थे और उसे बॉन्ड से 1660 करोड़ का चंदा मिला। यानी हर उम्मीदवार पर 3.9 करोड़ का,
कांग्रेस ने 423 उम्मीदवार खड़े किए और बॉन्ड से चंदा मिला 388 करोड़ का, यानी हर सीट पर 90 लाख। भाजपा को कुल बॉन्ड का 95% हिस्सा मिला था। क्या वाकई लोगों के सोचने का स्तर यही है कि वे इसे सही मान रहे हैं? इसे गंभीरता से लेना चाहिए आपको। ये मजाक की बात नहीं, खतरनाक बात है कि यह पोस्ट हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, टीचर से लेकर डॉक्टर और अन्य पेशेवर समूहों के व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाया जा रहा है। व्हाट्सएप का पोस्ट और गृह मंत्री का बयान जब एक जैसा झलकने लगे तो इस दलील को आप केवल हंसकर नहीं छोड़ सकते। समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि अंकिल सब इस दलील पर सीरियसली यकीन कर रहे हैं। चिंता की बात है। गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने विचित्र सा तर्क दिया और ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। कहते हैं, एक परसेप्शन चल रहा है कि भाजपा को फायदा हुआ क्योंकि हम पावर में हैं। भाजपा को अप्रॉक्स 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले, टोटल 20,000 करोड़ के बॉन्ड हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? टीएमसी को 1600 करोड़, आईएनसी को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें तो इन लोगों का इतना करे मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें, इन लोगों का इतना करें मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं, उनके 300 हो तो क्या हो? लगाते हैं तो टीएमसी के 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते, बीआरएस को 40,000 करोड़ के बॉन्ड होते और कांग्रेस को 9,000 करोड़ के। ये मैं प्रो रेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 300 सांसद हैं, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं उन्हें 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले हैं। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? अमित शाह के शब्द हैं। मैं दावे से कहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। हैरानी की बात है कि न्यूज एंकर राहुल कमल ने इस बेतुके लॉजिक को लेकर एक सवाल तक नहीं किया कि यह कैसा आधार है। इस गणित पर उन्हें सवाल करना चाहिए था कि इसका क्या तुक है। शायद एंकर को तब तक पता भी ना हो कि यह लॉजिक व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। मुझे भी आज सुबह पता चला। फिर भी एक बात ठीक से समझिए, बॉन्ड के कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सांसद या विधायक की संख्या के आधार पर किसी पार्टी को बॉन्ड मिलेगा। अमित शाह की दलील के अनुसार तो नई बनी पार्टी को 0 बॉन्ड मिलेगा, या जैसा कि बीजेपी को 1984 में 2 सीटें आई थीं, उस हिसाब से उसे केवल 2 ही बॉन्ड मिलते। ऐसा नियम है भी नहीं, ऐसा नियम हो भी नहीं सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं बनेगी, जो चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। अमित शाह ने सांसदों का हिसाब लगाकर बता दिया कि बीजेपी को 6,000 करोड़ इस वजह से मिले, तो जरा प्रति विधायक के हिसाब से भी बता दीजिए। एंकर ने पूछा नहीं, गृह मंत्री कुछ भी बोलकर चले गए। जब ऐसा नियम नहीं है तो फिर इस आधार पर बॉन्ड की बात को क्यों ठहराया जा रहा है? SBI data shows donation is 50% BJP got, Congress got only 11%. Even our voting pattern, you see, in that voting pattern also, we are nearly 1/3, and rest of the people are 2/3, including BJP. But whereas the donation they got more than 50%, how can they get this much of money? How can the other capitalists or other companies give such donations? So there are many dubious donors. And who are these? Nearly people who have donated, either they are involved in ED case, income tax, and all income tax people and ED, they raided their houses. Then ultimately the government of India, particularly the Modi ji and his party pressurized these people to give more donation to their party. Otherwise this much of difference cannot be.
गृह मंत्री अमित शाह की दलील हो या व्हाट्सएप ग्रुप का पोस्ट, दोनों कुतर्क का सहारा लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं ताकि सवाल बदल जाए, आपकी नजरों से यह मुद्दा हट जाए। इंडिया टुडे के एंकर को पूछना चाहिए था कि क्या बॉन्ड के कानून में ऐसा लिखा है कि कोई कंपनी पार्टी के कितने सांसद हैं, विधायक है, उसके आधार पर चंदा देगी? कहीं नहीं लिखा है। अमित शाह का यह तर्क बेहद खतरनाक है, चालाकी भरा तो है ही। मूल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक माना है। यह कानून था ही गलत, इसका इस्तेमाल भी गलत हुआ और इसका मकसद भी गलत पाया गया। सच तो यही है कि बॉन्ड इन कुतर्कों पर नहीं, सत्ता के छापों के डर और कॉन्ट्रैक्ट के प्रलोभन के आधार पर दिया जा रहा था। हफ्ता वसूली में यह नहीं देखा जाता कि गैंग में कितने लोग शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी आर्थिक महाशक्ति बन गई। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिले, किसी भी एक दल के पास इतना पैसा नहीं है। सवाल तो यही है कि क्या बॉन्ड के पीछे कॉरपोरेट और बीजेपी के बीच कोई खेल हो रहा है? या तो ठेका मिलेगा या छापा पड़ेगा, वरना आप चंदा दीजिए। ये पैटर्न निकल कर आ रहा है। बीजेपी बता दे कि जिस कंपनी के यहां छापा पड़ा है उसके बॉन्ड को बीजेपी ने भुनाया है या नहीं। फिर यह भी समझा दे कि किसी कंपनी पर बार बार छापे पड़ रहे हैं, वही कंपनी बार बार बॉन्ड भी खरीद रही है। ऐसा लगता है कि यह कंपनी छापे को बोनस मानती है और बहुत खुश हो जाती है कि चलो आज ईडी का रेड हुआ है, चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय जाते हैं और वहां से बॉन्ड खरीदते हैं, कुछ मीठा करते हैं। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम अनाउंस हुई थी तो ये कहा गया था कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद एक प्रांत कर्नाटका में चुनाव आए और फिर उसको एक्सेप्शन के तौर पे कहा गया कि ये कर्नाटका चुनाव के लिए स्कीम को लागू करना चाहिए। उस वक्त वित्त मंत्रालय ने इस पे एतराज भी किया था, लेकिन उसको ओवर रूल करके कर्नाटका के चुनाव में पहली दफा इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू किया गया। उसके बाद हर स्टेट असेंबली के चुनाव से पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री हुई। तो ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी प्रांत में चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी को कितना चंदा मिला, ये हमें जरूर पता लग सकता है। वो इसलिए है कि चुनावी बॉन्ड की अवधि सिर्फ 15 दिन होती है और जब चुनाव बेचने की विंडो खोली गई स्टेट असेंबली के इलेक्शन से पहले, उसमें जब ये खास तौर पे जब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिल जाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा कि किसने उस विंडो में कितने दाम के बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने उसको जमा किया। तो उस 15 दिन के टाइमिंग के हिसाब से ये अलग अलग पार्टियों पर चंदा पड़ना लगने की बहुत संभावना है और ये मेरे ख्याल में तो आसानी से हो जाना चाहिए। इस तरह के मैसेज से आप सावधान रहिए कि बीजेपी को प्रति विधायक या प्रति सांसद के हिसाब से चंदा मिला है। इससे भी सावधान रहिए कि बीजेपी को विपक्षी दलों की तुलना में कम चंदा मिला है। सवाल है धमकी देकर उगाही का, बॉन्ड लेकर ठेका देने का, भय का माहौल बनाने का ताकि कॉरपोरेट गुलाम की तरह हो जाए, चुपचाप पैसा दे आए। मतलब कोई कंपनी 500 करोड़ 1000 करोड़ का चंदा क्यों देगी? 16 लाख कंपनियां इस देश में, उसमें से भी 3000 ही चंदा दे रही हैं। उसमें से भी 30 या 50 ऐसी हैं जो 100 करोड़ से ऊपर चंदा दे रही हैं। बीजेपी को 6000 करोड़ का चंदा मिला है। केवल इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द नहीं किया, असंवैधानिक नहीं कहा कि उन्हें 6000 करोड़ का चंदा मिला है। इस आधार पर किया है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, कंपनी और सरकार के बीच सांठ गांठ की पुरकस संभावना है। सरकार को पता चल सकता है कि किस कंपनी ने उसकी पार्टी के लिए बॉन्ड खरीदा। कंपनी किसी भी तरीके से सरकार को बता सकती है। सवाल है छापे का, छापे के बाद बॉन्ड खरीदने का। स्क्रोल, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री ने चंदा देने वाली कंपनियों और उन पर पड़ने वाली रेड की एक सूची बनाई है। इस सूची में लगातार नाम जुड़ते जा रहे हैं। यह भी सामने आ रहा है कि राज्यों की पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद भी बॉन्ड खरीदे गए हैं। अब तक कुल 21 कंपनियों के बारे में पुख्ता जानकारी है कि इन्होंने रेड के बाद बॉन्ड खरीदे हैं। सबसे पहले देखें तो फ्यूचर गेमिंग पर 2022-23 में 4 बार रेड पड़ी। हर बार रेड
वाले महीने में या उसके कुछ दिनों के बाद ही कंपनी ने 60 करोड़ से लेकर 105 करोड़ तक का चंदा खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है। मेघा इंजीनियरिंग पर अक्टूबर 2019 में रेड हुई, उसी महीने कंपनी ने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड ने मार्च 2020 में रेड पड़ने के एक साल बाद 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अगस्त 2022 में रेड पड़ी तो उसके 3 महीने बाद 110 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे। हीरो मोटोकॉर्प पर मार्च 2022 में रेड हुई, उसने 7 महीने बाद 20 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। डीएलएफ ग्रुप पर नवंबर 2023 में रेड पड़ी तो उसी महीने 21 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया। अप्रैल 2014 में भी डीएलएफ पर रेड हुई, इन्होंने 5 साल बाद 25 करोड़ का चंदा खरीदा। किसे दिया हम दावा नहीं कर सकते। रेड्डी लैब पर नवंबर 2023 में छापा पड़ता है, उसी महीने कंपनी 21 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। अक्टूबर 2018 में नवयुग इंजीनियरिंग पर छापा पड़ता है, ये वही कंपनी है जिसने सिलकियारा की फेल टनल बनाई थी और जिसमें से मजदूरों को सुरक्षित निकालने वाले वकील हसन का घर तोड़ दिया गया। रेड पड़ने के 6 महीने बाद नवयुग इंजीनियरिंग ने एसबीआई से 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। चेन्नई ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड पर जुलाई 2021 में रेड होती है और 6 महीने बाद यह 40 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। शिरडी साई केमिकल दिसंबर 2023 में पड़ी रेड के अगले महीने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। केवेंटर समूह ने ईडी की जांच चलने के दौरान 600 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। याद रहे कि अभी तक 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जानकारी जारी नहीं की गई है। अभी तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इस तरह के मामले में ईडी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जितनी कंपनियों पर छापे पड़े हैं उनके बारे में जांच कहां तक पहुंची है और सजा कितनों को हुई है। क्या बॉन्ड खरीदने के बाद जांच की रफ्तार धीमी कर दी गई है? इसकी जांच तो होनी चाहिए। बीजेपी को तो पता होगा कि किसने चंदा दिया है, वह बता दे कि फ्यूचर गेमिंग ने चंदा नहीं दिया, या जिसने भी चंदा दिया उन सभी के नाम बता दे। अब तो गोपनीयता का कानून भी रद्द हो गया है, सबके नाम पब्लिक में आ चुके हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं बता रही है? जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, वही कंपनी बॉन्ड खरीदती है, और अगर बीजेपी ने उसे भुनाया होगा तो क्या वह सामान्य अपराध है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर पार्टी तक पहुंच गया तो पूरी पार्टी को भी एक्यूज बनाना चाहिए। तो इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन सब मामलों में, जिन मामलों में पीएमएलए उन दोषी कंपनियों के ऊपर अट्रैक्ट हुआ, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने तक, और जैसे ही पहुंचा तब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी भी बन जाती है, या जो पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा लेती है वो भी बन जाती है, और वो भी उन मुकदमों में एक्यूज बनाई जानी चाहिए। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनियों के बाद भी जानकारी छिपाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट गया, 136 दिन चाहिए जानकारी देने के लिए, तरह तरह के बहाने बनाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा 24 घंटे में जानकारी दीजिए, जानकारी आ गई। कैसे दे दी गई जानकारी? इसमें भी आखिरी कोशिश यह की गई कि जानकारी नहीं देते हैं, बॉन्ड पर लगा यूनिक कोड नंबर नहीं बताते हैं। किस कंपनी का बॉन्ड किस पार्टी को गया है यह मिलाने के लिए यूनिक कोड जरूरी है, तो
तो ये कौन है जो चाहता है कि इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचे कि किस कंपनी का कितना पैसा किस पार्टी को मिला है? क्या आपने ये रिपोर्ट ठीक से नहीं देखी? प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट पर कृष्ण कौशिक की यह रिपोर्ट यही तो बताती है कि कई बड़ी कंपनियों ने मिलकर इस ट्रस्ट को पैसा दिया। इस ट्रस्ट ने 75% चंदा केवल बीजेपी को दिया। क्या इस ट्रस्ट ने प्रति सांसद के हिसाब से दिया, विधायकों की संख्या के हिसाब से दिया? इस रिपोर्ट को पढ़िए तो, अपनी आंखों को खोलिए तो। अमित शाह विपक्ष को कहते हैं कि ऐसी जानकारी आएगी कि मुंह नहीं दिखा पाएंगे। खुद उनकी पार्टी ने किस किस से चंदा लिया क्यों नहीं बता देते? केवल छापे के बाद चंदे का सवाल नहीं है, यह भी है कि क्या कहीं और का पैसा, किसी और का पैसा इस रूट से राजनीतिक दलों को दिया गया और उसे व्हाइट मनी बनाया गया। बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के बारे में एक से एक जानकारियां आ रही हैं। आप लोग सक्रिय हो जाइए, हर तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के वीडियो को डालिए, हमारे वीडियो को डालिए और उनसे कहिए कि देखकर बताइए। फ्रॉड मैसेज देकर बॉन्ड को सही मत मानिए, यह भयंकर घोटाला है। कानून बनाकर हर तरह के भरोसे की इसके जरिए हत्या की गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक और नई रिपोर्ट आई है। चंदा देने वाली एक कंपनी है वंडर सीमेंट। इस कंपनी और इसके मालिक के परिवार ने कुल 28 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके मालिक है विमल पाटनी, वही आदमी जो सोहराबुद्दीन केस में गृहमंत्री अमित शाह के साथ सह आरोपी था। इस मामले में विमल पाटनी भी बरी हो गए। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि सोहराबुद्दीन विमल पाटनी से हफ्ता वसूली की कोशिश कर रहा था। बाद में गांधीनगर के पास उसका एनकाउंटर हो गया, पत्नी गायब हो गई, साथ ही तुलसी प्रजापति के पुलिस द्वारा मारे जाने की खबर आई। इसी विमल पाटनी के बारे में जानकारी सामने आई है कि इनकी कंपनी वंडर सीमेंट ने वित्त वर्ष 2023 में 250 करोड़ का मुनाफा कमाया, 20 करोड़ का चंदा दिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने रिपोर्ट किया है। क्या आपको अभी भी इस बॉन्ड के सहारे एक तरह का गिरोह बनता नहीं दिख रहा है, जिसका देश के बिजनेस के बड़े हिस्से पर नियंत्रण होता जा रहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया टुडे के समारोह में कह दिया, हो सकता है हमने चंदा मिलने के बाद भी रेड की हो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? फ्यूचर गेमिंग के केस में दिख तो रहा है कि रेड होने के बाद बॉन्ड खरीदा कंपनी ने, बॉन्ड खरीदने के बाद भी रेड हुई है। वित्त मंत्री के जवाब का भी कोई मजबूत तर्क नहीं है। क्या आपके कान खड़े नहीं होते हैं कि कंपनी अपने मुनाफे का कई गुना पैसा बॉन्ड खरीदने में लगा रही है? जो कंपनियां घाटे में हैं वो भी भाग भाग कर बॉन्ड खरीद रही हैं। क्यों खरीद रही हैं? न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने एक और दानदाता के बारे में जानकारी निकाली है। इनका नाम है टोरेंट ग्रुप और इस ग्रुप की दो सहायक कंपनियों टोरेंट पावर लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का नाम चंदा देने वालों की लिस्ट में आया है। 5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कंपनी को 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देने से छूट प्रदान की। अब सामने आया है कि इसी कंपनी ने करीब 5 साल में 185 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इस ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, इस रिपोर्ट में लिखा है। न्यूज लॉन्ड्री ने छानबीन कर यह भी पता लगाया है कि 2007 से 2015 के बीच इस कंपनी ने भाजपा को 33 करोड़ से अधिक की राशि दी थी। क्या इन बातों से आपके कान खड़े नहीं हो जाने चाहिए कि जनता को हिंदुत्व की डुगडुगी थमाकर पीछे कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं? अब तर्क चला रहे हैं विपक्ष को बीजेपी से ज्यादा मिल गया। बेतु के आधार पर इस बॉन्ड के जरिए विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से कमजोर तो किया ही गया, बल्कि मिलजुल कर सरकार और कॉरपोरेट के बीच मिलजुल कर माल बनाने का एक नया नेटवर्क भी खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या आपने नोटिस किया कि इतना बड़ा स्कैम सामने आया, कॉरपोरेट जगत से एक आवाज नहीं है? क्या कोई आवाज हो ही नहीं सकती? आपको यह डरावना नहीं लगता? कई बड़े अखबारों ने इतने बड़े घोटाले की गहन छानबीन तक नहीं की, बल्कि अब तो इसकी रिपोर्टिंग गायब हो चुकी है। क्या आपको यह भी डरावना नहीं लगता? जिन चैनलों के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के मंत्री बुलाए जा रहे हैं, उनसे केवल बयान दिलाने की औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। जैसे अमित शाह और निर्मला सीतारमण बोल गए, बस उस बयान को सरकार के जवाब के तौर पर प्रचारित भी किया जाता है। क्यों नहीं वित्त मंत्री या गृह मंत्री इस मसले पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां सवालों की बौछार हो? इस मसले को जिन्होंने रिपोर्ट किया है गहराई से, वो सवाल पूछें। राहुल कंवल ने तो रिपोर्ट नहीं की है इसके बारे में, नितिन सेठी ने की है,
पूनम अग्रवाल ने की है, उन्हें सवाल पूछने का मौका कब मिलेगा? और सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है। मगर एक दोस्ताना माहौल में एक दो सवाल से इतने बड़े मामले को निपटा दिया जा रहा है। 16 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे के कार्यक्रम में जाएंगे और बोलेंगे। 9 फरवरी को ईटी नाउ के ग्लोबल बिजनेस समिट में गए, 37 मिनट का भाषण दिया। 26 फरवरी को टीवी 9 के सम्मेलन में गए, वहां 34 मिनट का भाषण देकर आए। 7 मार्च को रिपब्लिक टीवी के सम्मेलन में गए, वहां भी उन्होंने 34 मिनट का भाषण दिया। चुनावों में लगता है प्रधानमंत्री टीवी के सामने इसी तरह उपस्थित होंगे, यही उनकी रणनीति है। 10 साल में उन्होंने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम मसलों पर इतने जरूरी सवाल हैं। मीडिया चैनलों के दफ्तर में जाकर भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, जबकि भाषण देने के कई मंच हैं, रैलियां हैं, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम हैं, मगर 3-3, 4-4 चैनलों के मंच पर जाकर वो भाषण ही दे रहे हैं। सवाल है कि यही गोदी मीडिया क्या राहुल गांधी को भी या विपक्ष के अन्य नेताओं को भी लगातार माइक देगा 34 मिनट 37 मिनट तक भाषण देने का? यह भी अपने आप में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला लगता है, जहां चंदा भी सबसे अधिक एक पार्टी को, मीडिया में स्पेस भी सबसे अधिक एक पार्टी को। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें हिंदी के कई अखबारों में ठीक से पेश भी नहीं हुई, अब तो बंद हो गई। पूरी कोशिश की गई कि जनता को पता ना चले, तो जनता को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। अखबार खुद से इस पूरे मामले को रिपोर्ट करने के लायक नहीं समझ रहे हैं। यह उनकी संपादकीय स्वतंत्रता का फैसला है या गुलामी का कोई भाईचारा? इतने सारे अखबार इस पर चुप हैं। डरना चाहिए, एक ही रास्ता बचा है, हर आदमी इस खबर को लेकर जनसंपर्क करे, घर घर जाकर बताए। जाहिर है यह संभव नहीं। कुल मिलाकर बॉन्ड की खबर मैनेज हो गई है, इसकी हत्या कर दी गई है। नमस्कार, थैंक यू मैं रवीश रवीश भाई। कुमार।